हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शरीर में शुगर का कम हो जाना। हम आज जानेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में 7 ज़रूरी बातें जो आप ज़रूर जानना चाहते हैं, खास करके वे लोग जो डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं या जिनके घर में डायबिटीज़ का कोई मरीज है। ये 7 जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ, इनको यदि आप जान जाएं तो निश्चित रूप से हाइपोग्लाइसीमिया को समझने में बहुत मदद मिलेगी और इसका प्रिवेंशन मीन्स इसका रोकथाम और इसका इलाज करने में आपको आसानी होगी। हीलिंग ट्यून्स चैनल में मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल आपका स्वागत करता हूँ। हम इस चैनल में डायबिटीज़ के बारे में, साइलेंट किलर्स के बारे में और वे सारी चीज़ें जिनके माध्यम से हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। जैसा कि हाइपोग्लाइसीमिया शब्द में निहित है, हाइपो मतलब कम और ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया में भी 2 शब्द हैं। मिया जो आता है वो ब्लड के लिए है और ग्लाइसीमिया मीन्स जो ग्लाई शब्द है या ग्लाइसी जो शब्द है ये शुगर के लिए है। मतलब हाइपो कम, शुगर ब्लड के अंदर कम शुगर होने से जो कठिनाई आती है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात, हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है? आप समझ गए कि खून के अंदर शुगर का कम होना। सवाल उठता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उपवास पर बैठ जाते हैं, व्रत करते हैं, जैसे नवरात्र के समय में या मुस्लिम भाई रमज़ान के समय में जो दिन भर उपवास करते हैं या कई दफ़ा 24 घंटे का उपवास करते हैं, या जैसे मैं छठ करता हूँ तो उसमें भी लंबा उपवास होता है। तो ये उपवास के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया होता है या नहीं होता है? क्योंकि उस समय खाना तो खा नहीं रहे, फिर होता क्यों नहीं? या यदि हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो फिर मरीज को नुकसान क्यों नहीं करता? ये सारे सवाल आपके दिमाग में, जहन में आते होंगे। इसका कारण है कि शरीर के अंदर में ऐसी व्यवस्था है जिसको काउंटर रेगुलेशन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन के माध्यम से शुगर को कम किया जाता है। वहीं जब शुगर कम हो जाए तो उसके बढ़ाने के लिए भी शरीर में कुछ हार्मोन्स हैं जिन्हें हम ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन्स कहते हैं। पहला है उसमें ग्लूकागॉन, जो बिल्कुल इंसुलिन के ठीक ऑपोजिट काम करता है, और दूसरा है एड्रेनलिन। ये वो हार्मोन है जिसके माध्यम से दिल की धड़कन बढ़ती है और भी बहुत से काम होते हैं। तो जिन लोगों में डायबिटीज़ नहीं होता है, जो सामान्य लोग होते हैं, इन लोगों में ये काउंटर मैकेनिज्म मीन्स कि जब शुगर घट जाए तो कौन से हार्मोन काम करना शुरू करके उस शुगर को उस लेवल पर ले आवें जहां मरीज का या व्यक्ति का नुकसान नहीं हो। ये मैकेनिज्म बढ़िया काम करता रहता है। तो शरीर के अंदर एक बैलेंस है। शुगर बढ़ने पर इंसुलिन काम करता है, शुगर घटने पर ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, ये सब काम करते हैं। ये शरीर में बैलेंस चलता रहता है। तो आप जान गए हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। दूसरा, सामान्य लोगों में ये क्यों नहीं होता, आप ज़रूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है वो जानना चाहता है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है कि कितने पर इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, 90 पर, 80 पर, 70 पे, 60 पे, कितने पे बोलेंगे? मैं अभी रोकता हूँ आपको यहीं पर, ये जिज्ञासा बनी रहे। बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। अब यहाँ मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कहाँ बढ़ जाते हैं। जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा होता है। टाइप 1 का मतलब जिनमें बचपन से ही पाया गया कि इंसुलिन नहीं बनता और बहुत कम उम्र में ही जिनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे मरीजों में अधिकांश को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और इनमें इंसुलिन शुरू से पड़ता रहता है।
इनमें हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे मरीज वो होते हैं जिनको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 यानी कि जिनमें इंसुलिन पूरे से तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन इंसुलिन का बनना कुछ न कुछ कम हुआ रहता है। तो इनमें जो लोग इंसुलिन लेते रहते हैं उनमें 6 गुना कम चांस होता है हाइपोग्लाइसेमिया होने का टाइप 1 के मुकाबले, 6 गुना कम। लेकिन वैसे मरीज टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो इंसुलिन नहीं लेके गोलियां ले रहे हैं, इन लोगों में टाइप 1 के मुकाबले 15 गुना कम, टाइप 1 जिनमें इंसुलिन चलता है और टाइप 2 जिनमें इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, 15 गुना कम चांसेस हैं हाइपोग्लाइसेमिया होने के। आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो तीसरी बात आपने समझी, टाइप 1 डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत होते हैं। टाइप 2 में जो इंसुलिन ले रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा है चांसेस। टाइप 2 में जो लोग गोलियों पर हैं और इंसुलिन नहीं ले रहे हैं उनमें हाइपोग्लाइसेमिया के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हाइपोग्लाइसेमिया को हम पहचानेंगे कैसे। तो ये चौथा सवाल है, कैसे पहचानेंगे। तो हाइपोग्लाइसेमिया में होता क्या है, शरीर में जैसे ही शुगर की मात्रा घट जाती है, मतलब खून के अंदर शुगर की मात्रा घटती है, वैसे शरीर में सबसे पहले ये सिग्नल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि शरीर में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं मोटे तौर से। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो स्पाइन के थ्रू आता है, और पेरिफेरल नर्व्स मीन्स उसके माध्यम से जो नर्व्स निकलते हैं और शरीर के सभी अंगों में नर्व्स जाते हैं, हाथ में, पैर में, चेहरे पे, आँखों में। तो ये सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ। एक ऑटोनोमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसा कि नाम ही बताता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब है ये खुद से काम करता रहता है। जैसे देखते हैं ना कि हाँ कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, आईआईटी है, तो ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं आते, ये ऑटोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब इनका खुद का रेगुलेशन होता है, खुद की व्यवस्था होती है। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो अधिकतर नियंत्रण से बाहर होता है और स्वयं काम करता रहता है। जैसे जब आप सोते रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा हार्ट का बीट बंद हो जाता है, श्वास की क्रिया बंद हो जाती है, दिमाग का काम करना बंद हो जाता है, या लिवर का काम करना बंद हो जाता है, किडनी के माध्यम से ब्लड का फिल्टर बंद हो जाता है, या पाचन शक्ति, हमारी पाचन क्रिया बंद हो जाती है, कुछ भी तो नहीं होता। तो ये जो नर्वस सिस्टम शरीर के अंदर है जो हमारे कंट्रोल से बाहर काम कर रहा है, इसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये हमसे बिना पूछे 24 घंटे काम करता रहता है। तो ये जब शुगर घटता है तो सबसे पहले इसको खबर लग जाती है, ये कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, तुरंत ये काम करना शुरू करता है और ये सिग्नल देता है कि भाई जल्दी जल्दी खबर भेजो, शुगर चाहिए, सभी अंगों को शुगर चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वहाँ एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। ये हार्मोन हार्ट को बीट करने के लिए कहता है, हार्ट आप जल्दी जल्दी बीट करो, ब्लड पहुँचाओ, ग्लूकोज घट रहा है। तो धड़कन बढ़ जाती है, धक 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 धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि सभी अंगों को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, तो ये धड़कन बढ़ जाती है। कई दफ़ा इस समय में हाथ कांपने लग जाते हैं, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो ये लक्षण हुए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लक्षण हुए, जो शुगर घटने पर शरीर खुद से कोशिश करता है कि जहाँ शुगर घट गया वहाँ जल्दी शुगर पहुँचाए, खास करके उन अंगों को जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को शुगर पहुँचाते हैं। तो पहला लक्षण ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण हुआ। सेकंड, इसके थोड़ी ही देर बाद यदि रिकवर हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेन को शुगर कम जब मिलता है तो ब्रेन तो समझिए कि शरीर में बॉस है, राजा है। ये कहता है ये क्या चल रहा है, हमारा शुगर कहाँ गया, हमारी खुराक कहाँ गई। तो ब्रेन डांट लगाता है,
तो ब्रेन की डांट ऐसी नहीं कि वो चिल्लाता है। ब्रेन की डांट क्या लगती है कि आपको वो कहेगा कि भैया ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ब्रेन सुस्त होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगेगा, सुस्ती होने लगेगी, कई दफ़ा फिट्स आ जाते हैं, जो फिट बोलते हैं ना, चमकी, और कई दफ़ा बेहोश होकर मनुष्य गिर भी सकता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया के पहले लक्षण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले लक्षण हैं। उसके बाद भी काम नहीं मिला, काम नहीं बना, तो ब्रेन गुस्से में आ जाता है और तब ब्रेन कहता है मैं काम नहीं करने वाला। वो सुस्त होना शुरू होता है। पहले सुस्त हुआ, फिर कुछ एबनॉर्मल व्यवहार भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है इंसान, और गिर भी सकता है। तो ये सब इसलिए होता है डायबिटीज़ वाले मरीजों में कि इनका जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ग्लूकागॉन वाला और एड्रेनलिन वाला, वो मैकेनिज्म बढ़िया नहीं काम करता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। जो कि सामान्य लोगों में ये मैकेनिज्म बढ़िया काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि किन लोगों में ये रिस्क ज़्यादा है। ये हमारा 5वां सवाल उठता है कि किन लोगों में ये रिस्क ज़्यादा है। तो उन लोगों में रिस्क ज़्यादा है, जैसा मैंने पहले बताया, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनमें ज़्यादा है। दूसरा, जिनमें डायबिटीज़ काफ़ी समय से डायबिटीज़ है, जिनमें कम समय से डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है, उनके मुकाबले जिनमें ज़्यादा समय से इलाज हो रहा है उनमें ज़्यादा चांसेस है। स्वाभाविक है, क्योंकि ज़्यादा समय से बीमारी है तो इनका काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ज़्यादा खराब होगा उनके मुकाबले जिन्हें कम समय से बीमारी है। तीसरे, उन मरीजों में कई दफ़ा हम लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। परफेक्शन यानी कि सब कुछ एकदम दुरुस्त होना चाहिए, कंप्यूटर की माफिक। शुगर हमको फास्टिंग 100 चाहिए तो 100 चाहिए, खाने के बाद का 140 चाहिए तो 140 चाहिए। मरीज भी पड़ जाते हैं और कई दफ़ा डॉक्टर भी इस झमेले में फंस जाते हैं, नहीं भाई हमको बिल्कुल बढ़िया चाहिए, HbA1c 6.5 के पास चाहिए, 6 चाहिए। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट शुगर के कंट्रोल के चक्कर में आते हैं तो दवाएं बढ़ जाती हैं, और जब दवाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य का शरीर कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि 6:35 पर उठना है तो उतने पर ही उठना है, रात को 9:38 पर सोना है तो उतने बजे सोना है, खाना है बिल्कुल तौल के खाना है, एक्सरसाइज बिल्कुल पक्के हिसाब से करना है, ऐसा तो होता नहीं। इमोशनल स्ट्रेस भी लिमिटेड ही रहना है, गुस्सा भी सोच के करना है, हंसी भी सोच के करना है, चिंता भी सोच के करना है, ऐसा तो जीवन तो चलता नहीं। तो रोजाना जीवन जो है हमारा वो बदलता रहता है, जीवनचर्या बदलता है। किसी दिन एक रोटी कम खा ले, किसी दिन किसी की शादी में चले गए थोड़ा ज़्यादा खा लिया, किसी दिन एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया, किसी दिन एक्सरसाइज कम हुआ, किसी दिन कोई ऐसी सूचना आ गई कि नोटबंदी हो गई तो चिंतित ज़्यादा हो गए, उस दिन स्ट्रेस बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि हम परफेक्ट शुगर के कंट्रोल के पीछे जब भागते हैं तब हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है बड़े अस्पतालों में बड़े डॉक्टर बैठे होते हैं, बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, जो कि मुनासिब भी है, डॉक्टर को करना भी चाहिए। वो बिल्कुल दवा इतना बढ़िया लिखते हैं और इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि शुगर तो कहीं जा ही नहीं सकता, कंट्रोल होना ही होना है। लेकिन वहाँ ये नहीं सोचते कि ये मरीज को आप जो दवा लिख रहे हैं, ये मरीज जाने वाला कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी जगह पे जा रहा है कि यदि रात को 12 बजे इसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो भगवान के सिवा दूसरा कोई इनको नहीं बचा सकता। फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि क्या इस मरीज के पास कोई ऐसा आदमी भी रहता है जो इसकी हाइपोग्लाइसेमिया को पहचान कर उसका इलाज कर सके। नहीं सोचा, तो ऐसे लोगों को आप खतरे में डाल रहे हैं। थोड़ा शुगर बढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल के चक्कर में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। कुछ वर्षों में यह भी आया है कि हाइपोग्लाइसेमिया अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। जिनमें हाइपोग्लाइसेमिया बार बार होता है उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 5 बातें आपको समझाया हमने। पहली बात कि हाइपोग्लाइसेमिया होता क्या है, दूसरा नॉर्मल लोगों में यह क्यों नहीं सामने आता, तीसरा किन लोगों में रिस्क ज़्यादा है, चौथा कैसे हम इसको डायग्नोस करें, पांचवा कि बड़ा रिस्क किनके साथ है, छठी बात इसको हम बचा कैसे सकते हैं। ये पिछले पॉइंट पे मैं कह गया आपको
बचाने का सबसे अच्छा उपाय है कि कभी कभी रात के समय बीच में करीबन 3 बजे 4 बजे के आसपास जब मरीज सोता रहता है, उस समय भी कभी कभार शुगर चेक कर लेना चाहिए। कई दफ़ा रात के समय शुगर घट जाता है। कई फेनोमेनन है, सोमोगी फेनोमेनन है और भी कई फेनोमेनन हैं जिनके द्वारा दिन भर ठीक है, रात को अच्छा चला, करीबन 3-4 बजे के पास शुगर डिप करता है। डिप करता है मतलब नीचे चला जाता है। और कई दफ़ा उस समय शुगर घटा, किसी को पता भी नहीं चला और उसी में मरीज कई दफ़ा मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। लोग कहते हैं कि वो सोए सोए ही रह गए। कई दफ़ा और चीज़ें भी होती है, कई दफ़ा यह भी होता है 3-4 बजे के आसपास शुगर घटा, कुछ पता ही नहीं चला और मरीज का निधन हो गया। तो मरीज का रात के समय एक बार शुगर कभी कभार हफ्ते में एक दिन देख लेना चाहिए कि शुगर कैसा है और उसको डायरी में नोट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी मैंने जो ऊपर बताया लक्षण, वैसे लक्षण कभी भी आए तुरंत शुगर जांचने की मशीन हो तो मशीन से जांच लें। नहीं समझ में आ रहा हो कि कोई मशीन नहीं है और डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते, तो वैसी अवस्था में उसका उपचार करना चाहिए। उपचार क्या है? पहली बात, हर डायबिटीज़ के मरीज को अपने पास एक कार्ड जैसा रखना चाहिए जिसमें अपने सबसे नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र का नंबर होना चाहिए या किसी का नंबर होना चाहिए और उस पर लिखा हो कि मुझे डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, ये दवा मैं खाता हूँ। यदि मैं अचेतावस्था में पाया जाऊँ या कभी लगे कि मैं बीमार हूँ या मैं नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा हूँ, तो कृपया ये नंबर पे सूचित करें और मुझे कहीं से थोड़ा सा चीनी का घोल पिला दें। चीनी का घोल नहीं मिले, थोड़ा सा जो हम लोग कहते थे कैंडी या लेमन जूस जिसे कहते थे, छोटी छोटी जो गोलियां आती थी, वो गोलियां बड़ी कारगर होती हैं इसके इलाज के लिए। मरीज को वो दांत से आप क्रश कर लें, मुंह में ही रखें, उसे निगले नहीं, पेट के अंदर नहीं जाने दें, क्योंकि जब पेट में चली जाती है तो उसको फिर लिवर के माध्यम से असर होगा, उसमें टाइम लगता है। मुंह के अंदर रहेगा, वो लार के साथ मिलके मुंह में रहेगा, उसका असर 5 से 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। यदि आप उसे निगल जाते हैं, पेट के अंदर चला जाता है, तो उसके असर में टाइम लगेगा, वो आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसे क्रश करके मुंह में ही रखें, वो तुरंत असर होगा। या नहीं हुआ तो ग्लूकोज के डिब्बे से 1 चम्मच ग्लूकोज निकाल के मुंह में रख लिया और उसे निगलना नहीं, मुंह में ही रखना है और लेट जाएं आप आराम से। थोड़ी देर में शुगर इम्प्रूव हो जाना चाहिए। कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि शुगर बढ़ा हुआ होने के कारण भी इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं। जब आप इलाज पे हैं तो आपको मालूम है कि मेरा इलाज ठीक ठाक चल रहा है, तो बढ़ने पर जो बेहोशी आती है वो आने के चांसेस न के बराबर होते हैं। थोड़ा सा शुगर यदि मान लें आपका बढ़ा हुआ है, उसमें आपने 1 टॉफ़ी या 2 टॉफ़ी खा ली, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने वाला नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं और उस समय शुगर की वो कैंडी ले ली, तो शायद उस मरीज को, एक मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो जब शक हो कि शुगर बढ़ने के कारण बेहोशी जैसा लग रहा है या कि घटने के कारण है, तो निश्चित रूप से जांच कर सकते हैं, बढ़िया है। नहीं कर सकते, चुपचाप से आराम से कहीं कुर्सी पर या बिस्तर पर लेट जाएं और वो चीनी या मीठा कुछ खा लें इमीडिएट। इससे तुरंत राहत मिलती है और उसके बाद जिस भी डॉक्टर को दिखलाते हैं, जो भी पास का जो सेंटर हो, वहाँ जाके अपने आप को दिखला लेना चाहिए। अंत में जिस बात के लिए हम रुके थे मैं वो बताना चाहता हूँ। आप जरूर जानना चाहते हैं कि शुगर कितना हो जाए तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। तो मित्रों, ये मायने नहीं रखता कि शुगर जिस समय ये परेशानी हुई उस समय 60 था, 50 था या कि 40 था या कि 70 था, क्योंकि अलग अलग शरीर की बनावट अलग अलग है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जिनमें शुगर की बीमारी ज़्यादा समय से है, उनके अंदर काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ज़्यादा डिफेक्टिव है। तो जिनमें ज़्यादा डिफेक्टिव होगा उनमें शायद 80 पर ही ये लक्षण आ जाए, और जिनमें हाल में ही शुगर की बीमारी हुई है, जिनका वो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बढ़िया है, हो सकता है उनमें ब्लड शुगर की मात्रा 50 होने पर भी उनमें वो सिम्टम सामने दिखने न शुरू हो। इसलिए हमको कितना है ब्लड शुगर ये उतना मायने नहीं रखता,
मायने ये रखता है कि क्या लक्षण आ रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आया कि नहीं लग रहा है कुछ तो बुरा हो रहा है, मान के चलिए कि ये संभवतः हाइपोग्लाइसेमिया है और इसका इमीडिएट उपचार करना चाहिए और फिर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपके पास शुगर जांचने की मशीन होनी चाहिए, डायरी होना चाहिए, एक कार्ड अपने पास होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि यदि शुगर घट जाए तो कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं। बेस्ट है ये होने ही ना पाए, सबसे अच्छा है। और उसके लिए इलाज करने में इंडिविजुअलाइज हम लोग करते हैं इलाज को। एक ही परिवार में 2 मरीज हैं डायबिटीज़ के, एक मान लीजिए कि जिनको 25 साल से है और एक जिनको 10 साल से, दोनों के लिए इलाज बदल जाएगा। एक 70 साल के मरीज हैं और एक 55 साल के हैं, दोनों के लिए इलाज बदल जाएगा। दोनों के हाइपोग्लाइसेमिया के कंसर्न बदल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में हमारी बात से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल हीलिंग ट्यून्स को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।